तो सांगवू ने आखिरी समय में एक प्लान बनाया। उसने सबको कहा कि कुछ सेकंड के लिए रस्सी को ढीला छोड़ दो ताकि सामने वाले गिर जाएं। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, गीहुन जो सबसे आगे था, लगभग पुल से गिर ही गया। लेकिन प्लान काम कर गया और उनके विरोधी लड़खड़ा कर गिर गए, रस्सी छोड़ दी। टीम ने इस मौके का फायदा उठाया और पूरी ताकत से रस्सी खींची और आखिरकार गेम जीत लिया। सब थक कर जमीन पर लेट गए, उनके शरीर में एड्रेनालिन दौड़ रहा था। वापस कमरे में लौटते वक्त सेब्योक द्वारा जो लड़की लाई गई थी, जियोंग, एक टीम मेंबर का मजाक उड़ाती है जो एक पादरी था। जब वे कमरे में पहुंचे तो देखा कि डियोक्सू की टीम आपस में बात कर रही है। मिन्यो उस आदमी को घूरती है और इशारों में बताती है कि अब उसे उसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद सब ग्रुप में बैठकर बातें करते हैं। मिन्यो सबको लुभाने की कोशिश करती है ताकि लोग उसे पसंद करें। वह हली का मजाक उड़ाती है कि वह विदेशी है और उसका पासपोर्ट मांगती है। तभी अनाउंसमेंट होता है कि कुछ ही देर में लाइट्स बंद कर दी जाएंगी। सबको पता है कि रात में किलिंग शुरू हो सकती है, इसलिए वो लोग मिलकर बेड्स को लगाकर एक सेफ जोन बनाते हैं और शिफ्ट में जागने की प्लानिंग करते हैं। जब वो लोग बंक बेड से बैरिकेड बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब डियोक्सू गीहुन के पास आता है और उसका मजाक उड़ाता है कि क्या ये बेड्स उन्हें मौत से बचा पाएंगे। गीहुन उल्टा उसे चेतावनी देता है कि हो सकता है उसकी ही टीम के लोग उसे मार दे, क्योंकि वो सब पर हुक्म चलाता है। ये बात डियोक्सू के दिमाग में बैठ जाती है और वो अपनी टीम से कहता है कि आज रात कोई किलिंग नहीं होगी। इल्नाम खुद को वॉच के लिए ऑफर करता है, ये कहते हुए कि बूढ़ों को नींद की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक नया मेंबर उसे चुप करा देता है, क्योंकि वो बूढ़े को गार्ड नहीं रखना चाहता। थोड़ी देर बाद लाइट्स ऑफ हो जाती है और सांगवू और अली पहली शिफ्ट में जागते हैं। अली सांगवू का शुक्रिया अदा करता है कि उसने आज उसकी जान बचाई और उसे एक मकई का टुकड़ा देता है जो उसने उसके लिए बचाकर रखा था। सांगवू उसे आधा बांटता है और दोनों साथ में खाते हुए बातें करते हैं। सांगवू अली से कहता है कि उसे ह्युंग बुलाए, जो कोरियन में बड़े भाई के लिए कहा जाता है। थोड़ी देर बाद सांगवू गीहुन को जगाता है ताकि वो शिफ्ट बदल सके। डियोक्सू भी सो नहीं पा रहा है, उसे डर है कि कहीं उसे मार न दिया जाए। उसे एहसास होता है कि डॉक्टर जो वॉशरूम गया था अभी तक वापस नहीं आया। उधर पुलिस ऑफिसर जुन्हो को उस रूम में ले जाया जाता है जहां कुछ स्टाफ सीक्रेटली डेड प्लेयर्स के ऑर्गन्स निकाल रहे होते हैं। उसे पता चलता है कि उसने जिस आदमी को शिप पर मारा था वो भी इसी सीक्रेट प्रोग्राम में शामिल था। डॉक्टर वही होता है और ऑपरेशन कर रहा होता है। उसकी स्लोनेस को लेकर स्टाफ के साथ बहस हो जाती है। कमरे में वापस इल्नाम गीहुन के साथ वॉच में शामिल हो जाता है। गीहुन उसे बताता है कि कैसे उसे 10 साल की नौकरी की सैलरी नहीं मिली क्योंकि जिस कंपनी में वो काम करता था वो घाटे में चली गई। इल्नाम उसकी बात से दुखी होता है और अचानक रोने लगता है। गीहुन उसे शांत करता है और महसूस करता है कि बुजुर्ग को बुखार है। वह उसे लेटने में मदद करता है, लेकिन उसके पास पानी नहीं होता। सेब्योक थोड़ा पानी देती है और दोनों मिलकर इल्नाम को सुला देते हैं। अब उनकी वॉच की बारी होती है। उधर डॉक्टर अपने ऑर्गन हार्वेस्टिंग का काम खत्म करता है और जुन्हो और एक स्टाफ को हार्वेस्ट किए गए पार्ट्स देता है ताकि वो उन्हें समंदर में खरीदारों तक पहुंचा सके। उनके जाते ही डॉक्टर पूछता है कि अगला गेम क्या होगा, लेकिन कोई भी नहीं जानता। डॉक्टर डर जाता है और कहता है कि अगर उन्होंने नहीं बताया तो उसे मार दिया जाएगा। वह एक स्टाफ को होस्टेज बना लेता है और दूसरे से कहता है कि जल्दी पता करो कि गेम क्या है। लड़ाई हो जाती है और डॉक्टर वहां से भाग जाता है। वो गेम हनी कॉम वाले प्लेग्राउंड में पहुंच जाता है। एक स्टाफ उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर उन्हें पकड़ा गया तो सब मारे जाएंगे। डॉक्टर उसे उसका चेहरा दिखाने को कहता है ताकि वो उस पर भरोसा कर सके। तभी अचानक ओवरसियर वहां आकर उस स्टाफ को गोली मार देता है। वह कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि स्टाफ डेड बॉडीज के साथ क्या करता है, लेकिन प्लेयर्स को गेम्स के बारे में बताना नियमों के खिलाफ है। इससे इक्वालिटी का असली मतलब खत्म हो जाता है। फिर वो डॉक्टर को भी गोली मार देता है। उसी वक्त जुन्हो और एक स्टाफ इमरजेंसी एग्जिट से नीचे जाते हैं, जिसे वह आदमी वीआईपीज के लिए बताता है।
जुन्हो उससे वीआईपीज के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहता है कि कोई नहीं जानता कि वो लोग कौन है। उसे जुन्हो पर शक होने लगता है और वो उसका मास्क खोलने को कहता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि जुन्हो असली स्टाफ नहीं है, जुन्हो उस पर गन तान देता है। वो अपने भाई के बारे में पूछता है, लेकिन आदमी कुछ नहीं जानता। फिर वो बताता है कि ओवरसियर के रूम में सारे प्लेयर्स की फाइल्स रखी है। वहीं से जुन्हो को अपने भाई के बारे में जानकारी मिल सकती है। एक सीक्रेट सीढ़ी है जो ओवरसियर के रूम तक जाती है। जुन्हो उसे गोली मार देता है और अंदर चला जाता है। ओवरसियर और बाकी स्टाफ नीचे आते हैं और मृत स्टाफ की बॉडी देखते हैं। ओवरसियर बॉडी से बुलेट निकालता है और पहचान लेता है कि वो पुलिस की गोली है। अब स्टाफ को ऑर्डर दिया जाता है कि पुलिस वाले को जल्द से जल्द पकड़ो। अलार्म बजता है और सारे प्लेयर्स की नींद खुल जाती है। उन्हें जल्दी से लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। इल्नाम उठने से मना कर देता है क्योंकि रात में उसने अपने कपड़ों में पेशाब कर दिया था। उधर जुन्हो ओवरसियर के रूम में होता है, जहां वो हर उस इंसान की फाइल्स ढूंढता है जिसने कभी गेम में पार्टिसिपेट किया है। उसे पता चलता है कि ये गेम्स कई सालों से चलते आ रहे हैं। प्लेयर्स को फिर से लाइन में खड़ा किया जाता है। गीहुन इल्नाम की मदद करता है और उसकी कमर पर अपनी जैकेट बांध देता है ताकि वह शर्मिंदा न हो। उसके बाद प्लेयर्स को हॉल से बाहर ले जाया जाता है, जहां सब लोग डर से सहम जाते हैं जब वो देखते हैं कि डॉक्टर और उसे मदद करने वाले स्टाफ की डेड बॉडी छत से लटकी हुई है। अनाउंसमेंट होती है कि जो कोई भी गेम के रूल्स तोड़ेगा अपने फायदे के लिए, उसका यही हाल होगा। उधर जुन्हो अभी भी ओवरसियर के ऑफिस में होता है और जो डॉक्यूमेंट्स उसे जरूरी लगते हैं उनकी फोटोज ले रहा होता है। वह अपने भाई की फाइल ढूंढ रहा होता है, तभी उसे बाहर किसी फोन की रिंग सुनाई देती है। ओवरसियर रूम में आता है और फोन उठाता है। वह इंग्लिश में किसी फॉरेन आदमी से बात करता है और कहता है कि स्टाफ के बीच में जो माइनर डिस्टर्बेंस हुआ है वह अब कंट्रोल में है और वीआईपीज के आने तक सब सही हो जाएगा। ओवरसियर के जाने के बाद जुन्हो फोन उठाता है और कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। इसी बीच प्लेयर्स को एक खाली सफेद रूम में लाया जाता है, जहां उन्हें दो दो के ग्रुप में अलग होना होता है। गीहुन की टीम के भी सब मेंबर्स को अलग होना पड़ता है। वो सब एक दूसरे को कंफ्यूज होकर देखते हैं क्योंकि अब उन्हें एक दूसरे के खिलाफ जाना होगा। मिन्यो गीहुन को स्वीट टॉक करके पार्टनर बनने की कोशिश करती है। जब वह कुछ नहीं बोलता तो वह सांगवू के पास जाती है, जो उसे मना कर देता है। सांगवू अली से कहता है कि वो उसका पार्टनर बने और दोनों गीहुन की तरफ देखते हैं कि क्या उसे ऐतराज है। गीहुन उन्हें जाने के लिए कहता है और खुद पार्टनर ढूंढने निकलता है। इल्नाम उसकी तरफ आता है, लेकिन गीहुन जानता है कि वो बूढ़े आदमी के साथ नहीं जीत सकता, तो वो माफी मांगता है। इल्नाम बस उसे अपनी जैकेट दे देता है और कहता है कि अगर जैकेट नहीं पहनेगा तो बाकी लोग उसे छोटा समझेंगे। गीहुन को इल्नाम के लिए बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ जाता है। सेब्योक और जियोंग आपस में पार्टनर बन जाती है। एक आदमी गीहुन से कहता है कि वो उसका पार्टनर बन जाए। वह बताता है कि डॉक्टर की मौत के बाद अब प्लेयर्स की संख्या और हो गई है और जिससे कोई पार्टनर नहीं होगा वो शायद मार दिया जाएगा। गीहुन इल्नाम को अकेले बैठे देखता है और खुद को बहुत दोषी महसूस करता है, इसलिए वो उससे पार्टनर बनने के लिए कहता है। आखिर में जिसको कोई पार्टनर नहीं मिलता वो होती है मिन्यो। वो खूब ड्रामा करती है और कहती है कि वो नहीं रहेगी तो कोई जीत नहीं सकता। जैसे ही प्लेयर्स गेम के लिए निकलते हैं, उसे गार्ड्स ले जाते हैं। प्लेयर्स को फिर एक नकली मोहल्ले में लाया जाता है, जहां बहुत सारे घर और गली मोहल्ले बने होते हैं। इल्नाम और गीहुन गली को देखकर कहते हैं कि ये उनके बचपन के घर जैसे लगते हैं। वहीं अली और सांगवू एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो अपने फैमिलीज के लिए पैसे जीतेंगे। लेकिन सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं जब अनाउंसमेंट होती है कि अब जो जोड़ी बनी है वही एक दूसरे के खिलाफ खेलेगी। उन्हें 10-10 कंचे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि वो कोई भी गेम खेल सकते हैं इन कंचों से। ज्यादातर लोग वही गेम खेलते हैं जिसमें कंचे गड्ढे में फेंकने होते हैं या अंदाजा लगाना होता है कि सामने वाले के हाथ में कितने कंचे हैं। उन्हें 30 मिनट में गेम पूरा करना होता है। गीहुन शॉक हो जाता है, लेकिन इल्नाम कंचों को देखकर बस मुस्कुरा रहा होता है
जैसे उसे याद ही नहीं कि वो यहाँ क्यों आया है। गेम शुरू होता है, बाकी सब खेलने लगते हैं, लेकिन इल्नाम गलियों में घूमते हुए अपना घर ढूंढता है। गीहुन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इल्नाम कहता है कि ये गेम तो बच्चों का है, वो नहीं खेलेगा। आखिरकार गीहुन गुस्से में उसे दीवार से धक्का देता है और कहता है कि अगर उन्होंने गेम नहीं खेला तो दोनों मर जाएंगे। इल्नाम डर जाता है और कहता है कि ठीक है, अब वो खेलेगा। वहीं दूसरी ओर अली और सांगवू, जो एक दूसरे को भाई मानते हैं, अब एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। अली गेम नहीं खेलना चाहता, लेकिन सांगवू उसे मजबूर करता है और कहता है कि अगर उन्होंने नहीं खेला तो दोनों हार जाएंगे। अली को गेम खेलना नहीं आता, तो सांगवू उसे समझाता है कि एक आदमी हाथ में कुछ कंचे छुपाएगा और दूसरा अंदाजा लगाएगा कि वो संख्या ओड है या इवन। अगर अंदाजा सही हुआ तो हाथ में जो भी कंचे हैं वो मिल जाएंगे। दोनों गेम खेलना शुरू करते हैं और अली पहली बार में ही सही गेस करता है, जिससे उसे सांगवू के 2 कंचे मिल जाते हैं। धीरे धीरे अली सांगवू के सारे कंचे जीत जाता है, बस एक छोड़कर। जब लोगों की मौत शुरू होती है, सांगवू कहता है कि उसके पास एक तरीका है जिससे दोनों जीत सकते हैं। भोला भाला अली, जो नहीं चाहता कि सांगवू मरे, उसकी बात मान जाता है। सांगवू कहता है कि एंड में लोग गेम के नियमों में कमियां निकालेंगे और जीत को नहीं मानेंगे। स्टाफ को मजबूरन एक टीम को दूसरी टीम से लड़ाना पड़ेगा। तो वे प्लान बनाते हैं कि वो जोन में घूमेंगे और ऐसे प्लेयर्स ढूंढेंगे जो बुरे हैं, ताकि उनसे मुकाबला आसान हो। अली सांगवू की बात समझ नहीं पाता, लेकिन उस पर भरोसा करके हाँ कर देता है। सांगवू उसे कहता है कि अपने सारे कंचों की थैली गले में पहन ले ताकि कोई छीन सके। उधर जियोंग और सेब्योक साथ में बैठी होती है। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। सेब्योक, जो नॉर्थ कोरिया से है, कहती है कि उसे कोई कंचे का गेम नहीं आता, तो जियोंग उसे सिखाने का ऑफर देती है। लेकिन दोनों ही 30 मिनट तक गेम नहीं खेलना चाहती, इसलिए वो डिसाइड करती है कि आखिरी में एक ही गेम खेलेंगी जिसमें सारे कंचे दांव पर होंगे। सेब्योक, जो ज्यादा बात नहीं करती, बताती है कि उसका पिता बॉर्डर पार करते वक्त मारा गया और उसकी मां को चाइनीज पुलिस ने पकड़कर वापस भेज दिया। वो पैसे जीतकर एक घर खरीदना चाहती है और अपनी मां को वापस लाना चाहती है। जियोंग हंसती है और कहती है कि इतने पैसों से बहुत कुछ किया जा सकता है। सेब्योक मासूमियत से कहती है कि वो तो बस जेजू आइलैंड घूमना चाहती है, जिस पर जियोंग कहती है कि वो साथ चलेंगी। फिर दोनों को एहसास होता है कि ये मुमकिन नहीं, क्योंकि आज एक को मरना होगा। जियोंग बताती है कि उसने अपने एब्यूसिव पिता को मारा था और जेल गई थी। उसके पास जीने की कोई वजह नहीं है, चाहे वो पैसे जीत भी जाए। इधर इल्नाम और गीहुन गेम शुरू करते हैं और इल्नाम पहले ही राउंड में गीहुन के 5 कंचे जीत लेता है। धीरे धीरे गीहुन के पास बस एक ही कंचा बचता है। वो नर्वस होकर गेस करता है ओड, लेकिन जवाब आता है इवन। गीहुन हार जाता है, लेकिन इल्नाम भूल जाता है कि गीहुन ने क्या गेस किया था, जिससे गीहुन अपना जवाब बदल देता है। इसके बाद से गीहुन इल्नाम की डिमेशिया का फायदा उठाकर सारे राउंड्स जीतने लगता है। आखिर में इल्नाम के पास बस एक कंचा बचता है, लेकिन वो फिर से अपना घर ढूंढने लग जाता है। उधर डॉक्सू भी अपने एक गुर्गे से गेम जीत जाता है, जब उसका कंचा गलती से गड्ढे में चला जाता है। अब बस 3 मिनट बचे होते हैं। जियोंग और सेब्योक एक कंचा दीवार की ओर फेंकने का डिसाइड करती है। जो सबसे पास फेंकेगा वही जीतेगा। सेब्योक पहले फेंकती है और काफी अच्छा करती है, लेकिन जब जियोंग की बारी आती है, वो कंचा बस धीरे से जमीन पर गिरा देती है, जिससे सेब्योक जीत जाती है। सेब्योक उसे फिर से फेंकने को कहती है, क्योंकि उसे ये फेयर नहीं लगता, लेकिन जियोंग कहती है कि उसके पास जीने की कोई वजह नहीं है, लेकिन सेब्योक के पास है। दोनों एक दूसरे को आखिरी बार अलविदा कहती है और एक स्टाफ मेंबर जियोंग को गोली मार देता है। अली उधर सांगवू को ढूंढने निकलता है, क्योंकि गेम के कुछ ही मिनट बचे होते हैं। लेकिन जब वो अपनी कंचों की थैली देखता है, तो उसे पता चलता है कि उसके भाई जैसे दोस्त ने उसे धोखा दे दिया है। सांगवू ने उसके कंचों की जगह उसमें कंकड़ भर दिए थे। अली आखिरी बार आंसू बहाता है डिसबिलीफ में, और तभी एक गार्ड उसे गोली मार देता है। अब बस इल्नाम और गीहुन बचे होते हैं। उन्हें एक आखिरी गेम खेलना होता है ताकि गीहुन जीत सके, लेकिन इल्नाम कहता है
कि चलो आखिरी गेम में सारे कंचे दाव पर लगा देते हैं। गीहुन गुस्से से कहता है कि ये फेयर नहीं है। तभी इल्नाम रिवील करता है कि उसे सब पता था कि गीहुन उसे चीट कर रहा था। वो डिमेशिया का नाटक कर रहा था ताकि गीहुन जीत जाए। आखिर में इल्नाम अपना आखिरी कंचा गीहुन को दे देता है और उसे थैंक यू कहता है उसके साथ खेलने के लिए। गीहुन अपने दोस्त को आखिरी बार गले लगाता है और रोते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। एपिसोड वही खत्म होता है जब एक गोली की आवाज आती है, इशारा करती है कि इल्नाम को मार दिया गया है।